हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ हम लोग से पूछा गया कि दोनों की एसिडिक नेचर के लिए सबसे पहले देखिए कि हम लोग को ये देखना होता है कि इसका एनाइन किसका ज़्यादा स्टेबल है। चलो हम इसकी एनाइन फॉर्म कर लेते हैं। ये बन गया ऐसा और ये बन गया एनाइन, और यहाँ पर भी बना लो इस तरीके से एनाइन। ये बन गया एनाइन। अब इन दोनों कंपाउंड में ये देखिए, ये कंजुगेटेड है, यानी जो भी जितना ज़्यादा स्टेबल एनाइन होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। अब यहाँ देखिए 4n+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये है एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक है, सिर्फ कंजुगेटेड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये एनाइन इससे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए एसिड ज़्यादा अच्छा फर्स्ट वाला होगा, तो यानी कि 1 > 2। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, यानी 6 नंबर। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 5 देखा था। ये वाले केमिकल में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी, तो आप यहाँ पर समझिए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी का मतलब क्या हुआ। ये केमिकल ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है दोनों का, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद एक केमिकल बनेगा येलो पीपीटी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एजीबीआर की बात करें, ये येलो पीपीटी होता एजीबीआर। येलो पीपीटी किसमें आसानी से बनेगा, तो यहाँ पर सिल्वर पर चार्ज प्लस है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए। माइनस आने के लिए आप यहाँ पर ऐसे समझ लो कि अगर बी आर एज ए माइनस यहाँ पर निकल गया तो इस फॉर्म में ये ऐसा कुछ बन जाएगा, यानी कि इसको माइनस बनाने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा प्लस, तभी तो बी आर माइनस और ए जी प्लस मिलके ए जी बी आर बनेगा। नेक्स्ट में यहाँ पर भी वैसा ही है, ये बी आर माइनस एज ए जी के साथ वहाँ पे मिल करके येलो पीपीटी को फॉर्म कर लेगा, और यहाँ हो गया प्लस। अब देखिए दो जगह पर आपके पास, यानी कि बी आर माइनस के रिमूवल के बाद जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनेगी, यानी कार्बोकैटायन टाइप की जो केमिकल बनेगी, उनमें से देख लेना होगा कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो फिर से देखिए, ये वाले केमिकल बेंजीन के ऊपर है जो कि स्टेबल नहीं है, लेकिन जबकि ये वाले केमिकल स्टेबल हैं और कंजुगेशन में है, साथ साथ ये एरोमेटिक भी है। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया किसका ज़्यादा होगा, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक केटाइन रेट ऑफ फॉर्मेशन सेकंड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है। ये वाले केमिकल में भी वही तरीका है, सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ से आप ये हटाओ। हटाने के बाद जो अभी हमने पीछे देखा भी है ये केमिकल, इस केमिकल का नाम भी अगर आपको ध्यान हो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन है, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और इस वाले केमिकल में भी से ये हटा दो। इसके हटाने के बाद यहाँ पर जो केमिकल बनेगा वो केमिकल ऐसा कुछ बनेगा, ये पॉजिटिव। ये हो गया एरोमेटिक और ये हो गया एंटी एरोमेटिक। और आपको तो पता ही है कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में एरोमेटिक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, जैसा हम लोगों ने ऑर्डर लिखा है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। तो इस वाले केस में आपके पास स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये बहुत हाईली अनस्टेबल है। इस वजह से जब रेट ऑफ रिएक्शंस बोला जाएगा, यानी किसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, जो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन में 1 > 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पूछा गया। देखिए यहाँ पर H पॉजिटिव है और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से माइनस के फॉर्म में, अगर ये एज ए माइनस, यानी कि यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर से अलग हो जाए, तो ये दोनों मिल करके H पॉजिटिव और H माइनस मिल करके क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। और आपके पास यहाँ पर जो केमिकल बचने वाला वो केमिकल कौन सा बचेगा, ये केमिकल ये बच गया। आप देख सकते हैं उसने पूछा नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट ये है, यानी ये केमिकल जो यहाँ पर आपके पास बना हुआ है उस केमिकल की एरोमेटिक कैरेक्टर वहाँ दिख रही है, यानी कि ये
एरोमेटिक है, यानी कि ए क्या है तो एरोमेटिक है, जो कि नेचर पूछा गया था 9 नंबर के बाद। नेक्स्ट में देखिएगा, इसमें भी क्वेश्चन वैसा ही है। यहाँ पूछा गया का सिल्वर नाइट्रेट के साथ फिर से तरीका वही अपनाइए। यहाँ पर आपको यहाँ से इसको हटाइए और हटाने के बाद ये वाले केमिकल को ऐसे करके ला करके जोड़ दो। ये देखो प्लस हो गया, यहाँ पर भी ऐसा ही बना दो, ये वाले केमिकल पर भी प्लस बना दो और ये केमिकल पर भी प्लस बना दो। ये केमिकल आपके पास यहाँ पर आ गया 1, 2 और 3। तो जब ये केमिकल आपके पास इस तरीके से आएगा तो एरोमेटिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी ये एरोमेटिक है, ये कंजुगेटेड है इस तरीके से, और ये वाला केमिकल है एंटी एरोमेटिक यानी फॉरेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यहाँ पर। तो ये आपको स्टेबिलिटी बता दे, ये बहुत स्टेबल। उसके बाद ये, और ये सबसे पीछे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक यानी 2 नंबर, और सबसे ज़्यादा एंटी एरोमेटिक यानी 3। यहाँ फिर से वही सिल्वर नाइट्रेट के साथ रेट है, यहाँ पर फिर से हटाइए। हटाने के बाद पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करना है। यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा। ये तो आपको मालूम ही है, इस वाले केमिकल में पोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इस वाले में ये कार्बन है, कार्बन से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि Cl हटाने का मतलब है कि उतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल हो, क्योंकि Cl के हटने के बाद उसमें एरोमेटिसिटी आ रही है। तो एरोमेटिसिटी मैंने कहा साइक्लिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो रेट अगर यहाँ फिर से पूछा जाए तो 1 ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग सेकंड वाले में तो रेजोनेंस है नहीं, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस है, तो इस केमिकल की रेजोनेंस एनर्जी इससे काफी ज्यादा होगी। और दूसरी बात यह है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक भी है। रेजोनेंस एनर्जी का यहाँ पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 को भी कंपेयर करना है। तो यहाँ पर भी अगर आप क्वेश्चंस ध्यान से देखें तो इन दोनों में ये दोनों के दोनों एरोमेटिक है, यानी ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कि रोटेशन में इनका यानी कंजुगेशन में इनका फास्ट जाएगा, इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा, पल तो जाएगा दोनों का। लेकिन यहाँ पर इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स का जो है डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेशन जल्दी होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी कि इस वाले केस में अगर आपसे पूछा जाए कि फास्ट रेजोनेंस किसका होगा तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पूछा गया कंपेयर C1 C2 C2 बॉन्ड लेंथ। अब देखिए, अब बॉन्ड लेंथ में क्या है कि रेजोनेंस के अकॉर्डिंग तो बोलो कि बॉन्ड लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजोनेंस से सब जगह बराबर होगा, लेकिन नहीं। हम आपको इन केमिकल का जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग को दिया हुआ है, इन रेजोनेंस हाइब्रिड के हम आपको यहाँ पर इन केमिकल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग को हाइब्रिड दिया हुआ है ना, तो इस केस में आपको यहाँ से इस वाले स्ट्रक्चर को लेकर के ऐसे दिखाते, दो यहाँ इस तरीके का, ये एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। नेक्स्ट में ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। मतलब आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से आ गया। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अगर आप ध्यान दें सबसे पहले 1 और 2 में,
यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड, यानी कि इस वाले केस में 1 और 2 वाले में 1 2 में सिंगल डबल डबल। अब आते हैं 2 3 में। 2 3 में डबल पहले स्ट्रक्चर में, सिंगल और सिंगल, यानी कि आपके पास जो पार्टिसिपेटिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो आप देख रहे हैं कि सेकंड वाले में 2 3 में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर से ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कम है। और फर्स्ट वाले में अगर देखें 1 और 2 में, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब होगी 1 और 2 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी, है ना। समझ रहे हो, ये जैसे मैंने हाइब्रिड दिया हुआ था और हमने वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके आपको कहा कि इसकी बॉन्ड लेंथ कैसे देखोगे, तो उस केस में 1 और 2 में हमने देखा है कि इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है या डबल, यहाँ पर डबल, और इस वाले में आपके पास फिर से डबल सिंगल सिंगल। तो इसका मतलब ये होगा कि इस वाले में सिंगल कैरेक्टर आपके पास 2 जगह पर है, यानी कि ज्यादा है। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में C2 C3 ग्रेटर देन C1 C2, ये हो गया आपके पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा ये जो है कि कंसेप्चुअल भी है। अब इसमें पूछा गया है स्टेबिलिटी बताओ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या है कि स्टेबिलिटी क्या है, तो सबको एक जैसा ही दिख रहा है क्योंकि ना तो चार्ज है ना कुछ है। आपको यहाँ बता दें कि एक और केस होता है कि जब कोई कंपाउंड में आपके पास रिंग में एक से ज्यादा बेंजीन है, तो वहां पर बेंजोनॉइड रिंग देखिए, तो जितना ज्यादा बेंजोनॉइड रिंग होगा ना, उतना ज्यादा आपके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस के चांस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में देखिए कि बेंजोनॉइड रिंग को लेकर के अगर हम बात करें कि इस स्ट्रक्चर में अगर आपको देखा जाए तो ये वाला रिंग में देखिए बेंजोनॉइड नहीं है, लेकिन देखिए ये वाला जो है बेंजोनॉइड रिंग है एक। इस वाले केस में यहां पर देखिए ये जो है एक बेंजोनॉइड रिंग दिख रहा है आपको, और दूसरा हम थोड़ा सा आपको और क्लियर करके बना के दिखा दें, ये देखो ये भी बेंजोनॉइड रिंग हो गया। तो इस वाले स्ट्रक्चर में ये वाला नहीं है, ये वाला देखिए ये बेंजोनॉइड रिंग, यानी क्या देखते हैं आप स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखें कि इस वाले में 2 बेंजोनॉइड रिंग है, यानी कि 2 हो गया, और इन दोनों में इक्वल है बेंजोनॉइड रिंग एक, यहां पर भी एक, तो यहाँ पर 1 = 3। मतलब जैसे आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें ज्यादा स्टेबल बताओ, क्योंकि हम लोगों ने रेजोनेंस इससे पहले पढ़ा हुआ है। आज के क्वेश्चन में हमने कहा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कुछ भी चार्ज वगैरह नहीं है, जैसा हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब बहुत सारी चीजें बताई गई थी, यहाँ पर हम बेंजोनॉइड रिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपको बेंजोनॉइड रिंग दिखता है ज्यादा, तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड वाले में बेंजोनॉइड रिंग 2 है, इस वाले में एक नॉन बेंजोनॉइड है, एक बेंजोनॉइड है, इस वाले में एक भी बेंजोनॉइड एक नॉन है, तो यानी ये दोनों को इक्वल मैंने लिख दिया 1। अब 17 नंबर में आइए, इसमें आपको पूछा गया कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो चलो ठीक उसी तरह से देखते हैं, ये देख लो, ये पहले एक बेंजोनॉइड रिंग हो गया, और दूसरा यहाँ पर हम करते हैं दूसरे वाले में, ये देखो ये भी एक बेंजोनॉइड रिंग हो गया, ये तो नहीं होगा, यानी कि 2। इस वाले में भी देखो ये हो गया बेंजोनॉइड रिंग, और इस वाले में भी एक है। ठीक है, नहीं तो एक ये है और एक और हो जाएगा ना, एक तो ये बेंजीन हो गया, दूसरा ये भी तो है बेंजोइड रिंग, कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 3 और 2 में इक्वल हो गया, और 1 में 1 है, यानी इन दोनों में बराबर है। तो आप लिख सकते हैं 3 = 2, और इनमें 2 बेंजोनाइड है, एक नॉन बेंजोनाइड, इसमें 2 नॉन बेंजोनाइड है, एक बेंजोनाइड = ये हो गया ऐसा केस। चलो अब नेक्स्ट में देखिएगा,
ये भी उसी से रिलेटेड है, बेंजोनाइड रिंग से रिलेटेड है। तो अब इसमें बताओ कि इसको कैसे देखोगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। चलो यहाँ दिखाते हैं। ये देखो बेंजोनाइड रिंग हो गया। दूसरे कलर से हम दिखाते हैं आपको। ये देखो ये वाला भी बेंजोनाइड रिंग हो गया। दो थर्ड नंबर में भी अलग से दिखाते हैं। ये देखो यानी 3 बेंजोनाइड रिंग। इस वाले में एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, 2। इस वाले में यही वाला 3। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाले में 3 बेंजोनाइड है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 1 है। इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 एंड 3। 1 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इस तरीके का। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर एक और चीज देखें कि ये देखिए बेंजोनाइड रिंग के लेके हमने, तो बेंजोनाइड रिंग को लेकर के हम लोग स्टेबिलिटी चेक किया। यहाँ पर भी एसिडिक नेचर है तो कुछ मत करो, उसी तरीके का केस लगाओ, यहाँ पर माइनस बना लो और माइनस की स्टेबिलिटी चेक करो। चलो यहाँ पर काम करते हैं, माइनस बना लिया। अब खुद देख लो ये 3 में माइनस में कहाँ स्टेबल, ये तो एरोमेटिक ही हो गया। ये वाले केमिकल जो है, ये फर्स्ट वाले, ये तो एरोमेटिक ही है। ठीक है, जब ये एरोमेटिक है तो ज़्यादा स्टेबल है। ये कंजुगेटेड है, सेकंड वाले, थर्ड वाले स्टेबल उतने नहीं है। तो इस केस में आपके पास यहाँ पर स्टेबिलिटी के ऑर्डर यानी एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा। अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 2 एंड 3, ये हो गया आपके पास स्टेबिलिटी। नेक्स्ट केस में समझिएगा, बॉन्ड लेंथ पूछा, सीओ बॉन्ड लेंथ। अब सीओ बॉन्ड लेंथ में सिंपल है कि देखिए ये है बना हुआ ऐसा करके, एक रिंग बना हुआ है और ये ले लो ऐसे करके। अब ये देखो ये ऐसा हो गया कंजुगेशन, और इस वाले में कंजुगेशन तो है नहीं, ये ऐसा है। मतलब कंजुगेशन की वजह से ये वाले केमिकल को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लें तो ये ऐसा हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए कंजुगेशन की वजह से। तो क्या हो गया, फिनॉल का बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, सीओ बॉन्ड लेंथ, और ये इसमें तो कंजुगेशन है ही नहीं। तो सीओ बॉन्ड लेंथ कंजुगेशन की वजह से छोटा, यहाँ पर ये बड़ा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में आइएगा, इन केमिकल में पूछा गया है एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर में जैसा मैंने अभी तरीका बताया है उस तरीका को यहाँ भी इस्तेमाल करो। सबसे पहले इस केमिकल का एनायन बनाओ। चलो ये बना लेते हैं, ये ऐसे बना दिया, ये इस तरीके से, ये हो गया, ये ऐसा, ये हो गया माइनस। दूसरे केस में भी ऐसा ही कर लो, ये हो गया ऐसा, ये ऐसा हो गया, ये हो गया माइनस, और ये हो गया NH3+। तीसरे केस में ये हो गया ऐसा, PH3+, और ये C हट करके माइनस, यहाँ B और यहाँ एक। अब जैसे मैंने कहा है कि इसमें स्टेबिलिटी चेक करो, यहाँ पर दोनों कंजुगेशन है, 2 बेंजीन है, इसमें भी कॉमन। इस वाले का इफेक्ट जो होगा NH3 का माइनस आई होगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से। और यहाँ पर ये क्या है, पीएच, सब बोलोगे PH3 में क्या है, यहाँ भी माइनस आई यहाँ है, लेकिन यहाँ -M भी होगा। क्यों, अब बोलोगे ऐसा क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये C पर माइनस है, अब यहाँ NH3 है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है ना,
अब यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये पी थर्ड पीरियड का है, तो यहां पर क्या होगा, वैकेंट डी भी होगा। तो कंजुगेशन भी है, तो कंजुगेशन तो आपको पता है कि माइनस आई यानी इंडक्टिव से ज्यादा होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए एसिडिक ज्यादा होगा, ये वाला थोड़ा कम करेगा, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, इस वजह से एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो देखिए फिर से बता दें, इस वाले केमिकल का एनायन बनाया, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं, यहाँ पर ग्रुप में NH3 कैसा ग्रुप है, तो NH3 माइनस आई है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसमें, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, वैकेंट डी या वैकेंट पी कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ माइनस आई से खींचेगा तो चार्ज को घटाएगा इनके रेस्पेक्ट में ज्यादा, इसलिए ये इससे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये वाले केमिकल में चार्ज को माइनस आई के साथ साथ माइनस एम से भी घटाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला, जैसे जितना ज्यादा चार्ज डिक्रीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी वो केमिकल उतना ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए 3, 2 एंड 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन। अच्छा, रोटेशन में देखिए क्या है, ये बड़ा अच्छा चीज यहाँ पर पूछा गया है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि अगर ये चीज को ऐसे कर दो, डबल बॉन्ड क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये घूमेगा नहीं, लेकिन जैसे ही सिंगल आ जाएगा ना, तो इस वाले केस में रोटेशन यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म हट जाता है। तो आपको देखना होगा कि इसमें किसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो बॉन्ड का उसने मूवमेंट दिया हुआ, उस मूवमेंट को लेकर के फिर से आप लिख लो। चलो ये लिख दिया मैंने, ये पहले बना ले, पहले उसके बाद हम दिखाएंगे। यहाँ पर माइनस बना लिया, यहाँ प्लस बना लिया, इस वाले केमिकल में भी ऐसा ही कर लिया, ये ऐसे करके बना लिया, ये इसको वैसे ही छोड़ दो, यहाँ पर फिर से प्लस, ये माइनस। नेक्स्ट में ये देखो इस तरीके से, ये ऐसा, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये ऐसा। ये पूछा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन, सिंपल पहले देखिएगा, यहाँ पर बॉन्ड, ये वाले केमिकल में एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, ठीक है, रोटेशन होगा। ये वाला केमिकल ये ट्रोपाइलियम है, यानी ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है, इस तरीके से रहना चाहेगा। ये वाला एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, यानी कि इस वाले फॉर्म में वो ऐसे रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक फॉर्म में कोई क्यों जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो नॉन एरोमेटिक, अगर वो नॉन एरोमेटिक पहले से है तो वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो एंटी एरोमेटिक में जाके अपनी स्टेबिलिटी को कम क्यों करना चाहेगा। तो इस वाले में ऐसे आने पर चांस कम है, यानी कि इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये एंटी एरोमेटिक एक रिंग बन रही है, जो कि इनके रेस्पेक्ट में स्टेबल कम है। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर अब कहाँ पाएगा। अब ये देखें कि रोटेशन की बात हो रही है, तो दोनों के दोनों एरोमेटिक है, दोनों स्टेबल है, तो इस वाले में अगर अगर आप देखें तो ये वाली रिंग जो है दोनों में कॉमन है, ये वाला, ये रिंग और ये रिंग। लेकिन आपने हम पिछले अगर इसमें लेक्चर में देखा होगा कि जब हम आपको रेजोनेंस दिखाते, इस वाले में रेजोनेंस जो है कि 3 होगा, इस वाले में 7 होगा, तो इसकी रेजोनेंस इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा, तो ज्यादा रेजोनेंस यानी ज्यादा स्टेबल, तो उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के चांसेस यहाँ पर ज्यादा आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग कार्बन कार्बन रोटेशन की बात करेंगे 2 कहेंगे, और उसके बाद फिर 1 कहेंगे, और थर्ड वाले को सबसे पीछे रख देंगे, यानी कि इस जगह पर क्या हो गया, 2, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, यानी वही देखिए उसी बेस पर है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर लिया है डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट, मतलब किसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा बनेगा। तो इस वाले फॉर्म में ये देखिए, ये केमिकल आपके पास इस तरीके से है, ये ऐसा हो गया, ये आपके पास माइनस है और ये प्लस है, ये देखिए इस तरीके से, ये माइनस है और ये प्लस है, ये ऐसा हो गया, ये इसके बाद प्लस हो गया,
ये माइनस हो गया, ये ऐसा हो गया, यहाँ पर ये केमिकल, ये माइनस है, ये प्लस है। अब देखिए इस वाले दोनों में तो ऊपर वाला रिंग में कोई कंजुगेशन नहीं है, कोई एरोमेटिक नहीं है। ये वाला केमिकल जो है कि ये एरोमेटिक है, ये वाला भी कि एरोमेटिक है, तो चलो थोड़ा बहुत पोल बनेगा। इस वाले केमिकल में ये जो है एरोमेटिक है ऊपर वाला, नीचे वाला एंटी एरोमेटिक है, यहाँ पर पोल बनने के चांस थोड़े कम होंगे। ये वाले में ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, यानी इस रिंग में दोनों में एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए यहाँ पर पोल बनने के चांस इस जगह पर ज्यादा होंगे। यानी कि पूछा था क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा डाइपोल कहाँ पर होगा, यानी सबसे ज्यादा पर चार्ज कहाँ पर दिखेगा। तो क्लियर बात है कि पहले और दूसरे में यहाँ पर ये वाली रिंग में तो कोई एरोमेटिसिटी या कोई कंजुगेशन है नहीं, सिर्फ एक एरोमेटिक है, तो चलो कुछ हद तक पोल बन सकता है इसके सपोर्ट की वजह से। यहाँ पर तो एंटी एरोमेटिक है, इसलिए इनके रेस्पेक्ट में यहाँ पर काफी कम बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, जब इस तरह का केस है तो पोल बनने के चांस सबसे ज्यादा यहाँ पर होंगे। यानी कि पूछा गया था कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो हम लोग थर्ड वाले को ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट पूछा गया, सोडियम के साथ रिएक्शन है, और उसमें सोडियम के साथ रिएक्शन करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें, तो सोडियम क्या है, एक मेटल है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता। चलो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये ऐसे हो गया। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो स्टेबल हुआ था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने पर इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन थी। ये आप देखिए यहाँ पर ये जो केमिकल पड़ा हुआ है, ये केमिकल एंटी एरोमेटिक है। वो केमिकल कौन सा है, एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक तो स्टेबल होता ही नहीं, या तो एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बन जाए, या तो फिर एरोमेटिक बन जाए, तो स्टेबिलिटी उसकी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये बॉन्ड तो रोटेट करेगा, तो इसी में देखिए कि ये जैसे यहाँ पर इस तरीके से रोटेशन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। जैसे इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंचेगा, उसके पहुंचने के बाद ये वाले बॉन्ड को वैसे ही छोड़ दो, यहाँ पर आ गया माइनस और यहाँ पर बन गया एक रेडिकल। ठीक है, एक सोडियम का काम खत्म। दूसरा सोडियम फिर से यहाँ पर आएगा, इस सोडियम में फिर से आप देख सकते हैं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर आएगा, क्योंकि रेडिकल है तो डेफिशिएंट है, ये यहाँ पर ले लेगा। और इसके लेने के बाद ये केमिकल इस तरीके से ये बन गया माइनस। माइनस मतलब आपको तो पता ही है, ये केमिकल इस तरीके का ये हो जाएगा 2 माइनस, यानी कि ये बन गया एरोमेटिक। यानी इस रिंग का मतलब हुआ ऐसे करके, अगर आप देखें तो ये हो गया आपके पास ये ऐसा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करके 2 माइनस और यहाँ पर 2Na प्लस, ये हो गया। यानी सोडियम के आने के बाद आप यहाँ पर बोलेंगे कि कौन सा केमिकल बना, तो ये केमिकल आपके पास ऐसा दिखा सकते हैं या हाइब्रिड भी दिखा सकते हैं। ये हो गया आपके पास ये केमिकल, यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट एरोमेटिक। सेम केस में यहाँ पर है, मेटल आपको सोडियम या पोटाशियम लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये केमिकल को भी ऐसे बना लो। तो यहाँ पर भी वैसा ही केस होगा, सेम मैकेनिज्म आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी क्या हो गया, ये वाले केमिकल एरोमेटिक इस तरीके से आ जाएंगे। अगर इसका हाइब्रिड बना लो, हाइब्रिड बनाने के लिए ये हो गया 2 माइनस, यानी ये केमिकल एरोमेटिक आ गया। तो आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस में भी है कि एंटी एरोमेटिक केमिकल है, और उसमें जैसे मैंने साइक्लो टेट्राइन ले लिया था या साइक्लोब्यूटाडाइन लिया था, वहां पर मेटल के साथ रिएक्शन कराया था, तो मेटल के साथ रिएक्शन करने बाद पूछा गया था कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में आपने देखा कि ये वाले केमिकल भी एरोमेटिक है और ये केमिकल भी एरोमेटिक है। तो साइड से बात है कि वो मेटल के साथ रिएक्शन करके एंटी एरोमेटिक से, ये हाँ, ये तो एंटी एरोमेटिक नहीं है, जैसा आपको पता है ये वाले केमिकल में टफ शेप है, लेकिन फिर भी एरोमेटिसिटी में आने के बाद जो टफ शेप हो या जो भी हो, तो उस केस में आने के बाद तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ ही जाती है। तो खैर, तो यहाँ पर आपके पास केमिकल ये हुआ कि इसमें हम लोग एरोमेटिक बना लिया, जिस वजह से यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट दोनों के दोनों एरोमेटिक हुए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में
हम लोग जो है अब डायरेक्ट बेंजीन पर शुरू कर लेंगे, और बेंजीन शुरू करने के बाद शुरू में बेंजीन के स्ट्रक्चर देखेंगे, और साथ में हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी बेंजीन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड जो जो भी रिएक्शंस हैं सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।